वह अपने आप में ही बड़बड़ा रही थी। उसका शरीर कांप रहा था। लगातार बारिश में भीगने के कारण ठंड लगने से मेरी भी कंपकंपी छूट रही थी। मेरे ख्याल से जब तक कोई रास्ता नहीं निकलता हमें एक साथ रहना चाहिए। ये कहते हुए मुझे बेहद संकोच हो रहा था। वह कुछ नहीं बोली। वह फिर खुद से कुछ बुदबुदाई। बीच में ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट दिखाई और फिर उसकी जगह उदासी ने घेर ली। मुझे ताज्जुब हुआ कि इन परिस्थितियों में वह कैसे मुस्कुरा सकती है, लेकिन फिर यह सोचकर हमदर्दी भी हुई कि शायद स्कूटी के खोने के सदमे के कारण उस पर असर हुआ होता है। मेरा लैपटॉप भी जब गिरा था तो मैं भी सनक गया था। वहां रुके रहने का कोई मतलब नहीं था। सड़क पर पानी बढ़ता जा रहा था। शायद प्लास्टिक्स के कारण पानी को निकलने का मार्ग नहीं मिल रहा था। मुंबई हमेशा से प्लास्टिक और जाम नालियों के चलते बरसातों में यूं ही परेशान होती है। हालांकि इस बार जैसा हुआ था वैसा अब तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ था, इसलिए स्थिति अभी और बदतर हो सकती थी। वहां रुकने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। पानी निचली सीढ़ियों तक आने लगा था। हमें चलते रहना चाहिए, मैंने धीरे से कहा। लड़की ने सिर हिलाकर सहमति दे दी। शायद वह भी स्थिति की गंभीरता को समझ गई थी। हम काफी देर तक यूं ही इमारतों की सीढ़ियों पर चलते रहे। एक बार तो मन में विचार भी आया कि किसी इमारत में ही शरण ले ली जाए, लेकिन सभी इमारतों के प्रवेश पिछले हिस्से में थे और वहां तक का रास्ता पानी के तेज बहाव से होकर जाता था, जिसमें उतरने का मतलब था किसी ना किसी नाले में बह जाना। जहां तक रास्ता दिखे वहां तक चलना ही उचित था। आखिरकार हमने आगे बढ़ने का फैसला किया और किनारे किनारे से होते हुए आगे बढ़ने लगे। काफी देर तक चलने के पश्चात बचते हम स्टेशन परिसर के आसपास पहुंच गए। वहां का नजारा देखकर होश उड़ गए। स्टेशन तक जाने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था। चारों ओर बस पानी ही पानी। अंधेरे में बहते पानी का शोर बेहद भयंकर लग रहा था। स्टेशन की ओर बढ़ना अब बेवकूफी ही थी। हम लगातार भीगे जा रहे थे। कहीं रुकना जरूरी था, वरना तबीयत खराब होने का डर था, लेकिन वो रिस्क ले सकते थे। कम से कम डूबने से बीमार होना बेहतर पर्याय होता। चलते रहना पड़ेगा, एक जगह रुक नहीं सकते। रात भी हो रही है और पूरी मुंबई सुनसान पड़ी है। कहीं आने जाने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। मोबाइल खराब हो चुके हैं, कोई वाहन नहीं है, सब कुछ बंद है। इस हालत में हमारा डोंबिवली थाने पहुंचना असंभव है। अब बस हमें सरवाइव करना है। किसी तरह की कोई मदद खोजनी होगी। मैं मौजूदा हालात देखते हुए नतीजे बेंचा। हे भगवान, जाने किस मनहूस घड़ी में मैं ऑफिस के लिए निकली थी, बुरी तरह फंस गई। घर वाले हैरान परेशान होंगे, क्या करूं मैं। लड़की की रुलाई फूट पड़ी और वह सिर पकड़कर बैठ गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसे किस प्रकार सांत्वना दूं। मैं ऐसी किसी परिस्थिति में किसी लड़की के साथ पहली ही बार फंसा था। देखो, हिम्मत मत हारो। हिम्मत है तो शट अप, जस्ट शट अप, डोंट से अगेन दिस नॉनसेंस। उसने एकदम से डांट दिया और रोने लगी। देखो, तुम एक काम करो, यहीं बैठी रोती रहो, मैं चला। एक तो यार किसी की मदद करने की कोशिश करो, उस पर उसकी बातें भी सुनो, तो ये मुझसे नहीं होगा। अब तक साथ देने के लिए थैंक यू। अब मुझे भी बिना बात की डांट सुनकर गुस्सा आ गया था। इतना कौन बर्दाश्त करे भाई। मैं आगे बढ़ गया, लेकिन उसे इस तरह ऐसे माहौल में छोड़ने का अपराध बोध सा होने लगा। लड़की ने रोका तक नहीं, पता नहीं किस बात का घमंड था उसे। थोड़ी दूर चलते रहने के बाद मन बेचैन होने लगा। अंधेरी रात है, आंधी तूफान बरसात हो रही है। ऐसे में एक लड़की को अकेले छोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं था। नहीं, हीरो बनने का शौक नहीं था और ना ही उसे इम्प्रेस करने का कोई इरादा था। वो अंदर जो इंसानियत नाम की बीमारी थी वह रह रहकर उफन रही थी। मन कचोटने लगा। अचानक लड़की की चीख सुनाई दी। अब सोचने का समय ही नहीं था। मैं घुटनों भर पानी में छपाक छपाक करते हुए जहां से आया था वहीं वापस दौड़ा। लड़की इस समय 3 व्यक्तियों के मध्य गिरी थी। निस्संदेह उनका इरादा सही नहीं था। अब मैं ठिठक गया। पता नहीं आगे बढ़ना सही है या नहीं। 3 लोगों से मैं अकेला तो नहीं भिड़ सकता था। ऐसा केवल फिल्मों में ही होता है। हकीकत में तो ये तीनों मुझे मार पीट कर उसी नाले में बहा देते। चाहे कुछ भी हो, लेकिन अपने सामने ऐसा कुछ होते देखकर चुप नहीं बैठ सकता था। मुझे गुस्सा आया ऐसे लोगों की नीचता पर कि इस समय जब सारा शहर मुसीबत में है तब कैसे कुछ लोग इस अवसर का फायदा उठा सकते हैं। मेरी मुंबई के लोग ऐसे नहीं हैं। बाकी दिनों भले आपस में लड़ते झगड़ते रहे, लेकिन ऐसी किसी आपदा के समय सब एक दूसरे की सहायता करते हैं।
लेकिन कुछ लोगों का जन्म ही इन सब चीजों के लिए होता है। वे कुत्ते की दुम होते हैं। खैर, ज्यादा फिलॉसफी पेलने का समय नहीं था। लड़की से छीनाझपटी शुरू हो गई थी। अरे भाई, रुक जाओ, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं पूरी शक्ति से चीखा। नहीं, गुस्से से नहीं चीखा था, जोर से इसलिए ताकि इस बरसात और अंधड़ भरे वातावरण में मेरी आवाज उन तक पहुंच सके। हैरानी की बात थी कि ये तीनों आखिर किस रास्ते से यहां पहुंचे थे। खैर, अब आगे बढ़ने का समय था, हीरोगिरी करने का समय था। मैं फुर्ती से लड़की तक पहुंच गया। तीनों एकदम सतर्क हो गए। तीनों हट्टे कट्टे मुश्तंडे थे और मैं सिंगल पसली। समझ गया कि अब पिटना निश्चित है। हीरोगिरी में मत पड़, चल अपना रास्ता नाप। उनमें से एक ने मुझे डपट दिया। उस्ताद, इसको भी लूट लो, बड़की पार्टी लग रही है, पर्स वगैरह छीन लो। उनमें से एक ने सुझाव दिया। देखो भाई, ऐसा कोई करता है क्या? इस समय सारी मुंबई एक दूसरे की मदद कर रही होगी और आप लोग ऐसा करोगे तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा मुंबई स्पिरिट से। मैंने समझाने का प्रयास किया। लड़की मुझे वहां देखकर भौंचकी थी। वह आश्चर्यजनक रूप से शांत हो गई। शायद सदमे में हो, आज उसने काफी कुछ झेला था। होता है ऐसा। काहे की स्पिरिट? ये क्या होता है बे? चल अभी चुपचाप अपना पर्स मेरे हवाले करने का, अंगूठी, चेन, घड़ी भी देने का और जिधर से आधर ही निकल लेने का। उसने धमकाया और कोई रास्ता नहीं था। फिलहाल जान है तो जहान है वाली बात थी। वैसे भी मंथ एंड था, पर्स खस्ता हाल ही है। हाँ, चेन और अंगूठी जाने का दुख था। मैंने निकालने का प्रयास किया। ठीक है, मैं देता हूं, फिर हमें जाने दीजिए। अंगूठी उंगली में फंस सी गई थी। अबे जल्दी निकाल। फंस गई है, नहीं निकल रही। रुक, मैं ही निकालता उंगली के साथ। ये सुनकर मेरे होश ही उड़ गए। उसने वाकई में एक बड़ा सा चाकू अपनी कमर से निकाल लिया था। क्या वह वाकई उंगली काटने वाला था? भाई ना, निकाल रहा हूं ना, बस निकल ही गई। मैं छटपटाया, हालांकि अंगूठी टस से मस नहीं हुई। उंगली कटने के खौफ से मैंने पूरा जोर लगाया, जिसके फलस्वरूप उधर की चमड़ी ही कट गई। दर्द की एक तेज लहर मेरे शरीर में दौड़ गई, लेकिन यह दर्द उस दर्द के सामने कुछ भी नहीं था जो उंगली कटने के बाद होता। अब वे तीनों बेसब्र हो गए थे। उसमें दूसरा चाकू लिए आगे बढ़ा। इससे सब लेने के बाद लड़की से भी मजे लेंगे, आज तो नसीब चमक गया अपना। उसके शब्द उसके मुंह में ही अटक गए। उंगली कटने के भय से जाने कहां से इतनी हिम्मत आ गई कि मैंने उछलकर अपना बूट उसके चेहरे पर दे मारा। बूट की ठोकर से वह सीढ़ियों पर गिर पड़ा। उसकी नक्सीर फूट गई, जिसमें से खून बहने लगा। उसने अपना बहता खून देखा तो मानो पागल सा हो गया। जिसने मुझे जकड़ रखा था उसने मेरी पीठ में अपने घुटने का जोरदार प्रहार किया। मैं घुटने के बल आ गिरा तो उसने मेरे बालों को बेरहमी से अपनी मुट्ठियों में कस लिया। ऐट सुंदा हीरोगिरी करेगा सियाने, अभी तो उंगली कटनी थी, अब देख तेरा क्या हाल बनाते हैं। उसने भी अपनी जेब से एक खंजर निकाल लिया। हो सकता है वह चाकू हो या खंजर, मुझे नहीं पता। फिल्मों में कभी खंजर, कभी चाकू और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। खैर, वह समय खंजर चाकू के डेफिनेशन को ढूंढने का तो हरगिज नहीं था। मैंने अपनी शक्ति जुटाने का प्रयास किया ही था कि तीसरे बचे साथी ने एक जबरदस्त खून सा मेरे चेहरे पर टिका दिया। निस्संदेह मेरी आंख नीली पड़ गई होगी। जबरा बुरी तरह हिल गया था। आंखों के आगे तारे नाच गए। उन दोनों ने फिर ताबड़तोड़ मुझे ठोकरों पर रखना शुरू कर दिया। मैंने जिसकी नाक तोड़ी थी अब वह भी आ गया। वह तो शुरू से ही मुझे फाड़ खाने को आतुर था। अब तो छोड़ने की कोई वजह ही नहीं थी। वह आगे बढ़ता, तब तक थम की जोरदार आवाज आई और वह मुंह से खून की उल्टी करता हुआ कई फीट दूर तक उड़ते हुए जाकर सड़क के तेज बहाव वाले पानी में जा गिरा। बहाव में वह पलक चपकते ही गायब हो गया। सड़क के नीचे गुजरते नाले ने शायद उसे अपनी आगोश में ले लिया। मेरी आंखें हैरत से फटी जा रही थी। वैसे फट तो बहुत कुछ गया था, लेकिन यह अलग फटना था। वह यूं उछला था मानो वह 100 किलोमीटर प्रति घंटा से आती किसी कार से जा टकराया हो। मैंने उसे टक्कर मारने वाली चीज के पास देखा। वहां कुछ भी नहीं था, सिवाय उस लड़की के। उन दोनों गुंडों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी, लेकिन बस कुछ ही क्षणों के लिए। सारा माजरा उन्हें समझ में आते ही वे गुस्से में उसकी ओर दौड़े। एक ने चाकू लहराया, लेकिन लड़की ने उसका चाकू वाला हाथ ही थाम लिया। वह आश्चर्यजनक रूप से उसकी पकड़ से बिलबिलाने लगा था। लड़की की पकड़ बेहद शक्तिशाली लग रही थी। गुंडा छटपटाने लगा और घुटनों पर बैठ गया, लेकिन लड़की की पकड़ अब भी उसकी कलाई पर कसी जा रही थी। उसके कंधों पर लड़की ने अपना पांव पूरी शक्ति से दे मारा।
हड्डी टूटने की आवाज साफ सुनाई दी। मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ कि मैंने ऐसी कोई आवाज सुनी थी। लड़की की दूसरी ठोकर में वह सीढ़ियों से किसी फुटबॉल की तरह टप्पा खाते हुए नीचे बहते पानी में जा गिरा। पानी में गिरने के बाद कुछ दूर तक वह बहता हुआ दिखाई दिया, फिर अपने साथी की तरह वह भी ओझल हो गया। तीसरा गुंडा अब तक असमंजस में था। उसे लड़की से इस तरह लड़ने की उम्मीद नहीं थी। वह थर-थर कांप रहा था। लड़की भयंकर गति से उसकी ओर बढ़ी और उसका सिर इमारत की खुरदुरी दीवार में लड़ा दिया। सिर और दीवार के टकराव से ऐसी भयानक आवाज आई कि मेरी सांस ही अटक गई। गुंडा निस्संदेह चीखा था, किंतु उसकी चीख गले में ही अटक गई थी। लड़की ने उसके बालों को बेरहमी से जकड़ते हुए अपनी ओर खींचा। इसी समय बिजली कड़की। लड़की के चेहरे पर उस गुंडे के खून की बूंदें स्पष्ट दिखाई दी थी। उस बिजली की चमक में उसका वह स्वरूप बेहद डरावना था। एकदम साक्षात मां काली का प्रतिरूप दिखाई दे रही थी। वह बदमाश भयाक्रांत होकर उसकी आंखों में देखता रहा। वह दहशत से मरा जा रहा था। उसे ना जाने क्या हो गया था कि मिर्गी के मरीज की भांति कांपने लगा। उसने पूरी शक्ति से अपने बालों को लड़की की मुट्ठी से आजाद करवाया और बिना सोचे समझे बहते पानी में छलांग लगा दी। पानी में अनेकों गुलाटियां खाने के पश्चात सड़क के दूसरे छोर पर जाकर वह भी अपने साथियों की तरह गुम हो गया। यह सब देखकर मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ रही थी। मैं हक्का बक्का होकर लड़की की ओर देखता रहा। लड़की एकदम सपाट भाव लिए खड़ी थी। रह रहकर बिजली की कौन से उसका चेहरा चमक उठता था। ओह गॉड! ऐसी ठंडी नजरों से उसने मुझे देखा था कि संपूर्ण शरीर में डर की सर्द लहर सी दौड़ गई। कानों तक झुरझुरी महसूस की। अभी मैं कोई प्रतिक्रिया देता, उसके पहले ही वह किसी शराबी की तरह लहराई और सीढ़ियों पर गिर पड़ी। अचानक उसे क्या हुआ यह मुझे समझ में नहीं आया। मुझे हैरानी के सागर से बाहर आने में कुछ पलों का समय लगा। अब मुझे अपनी चोटों से उठते दर्द का एहसास होने लगा था। मेरे जोड़ जोड़ में दर्द हो रहा था। कमीनों ने बुरी तरह तोड़ा था मुझे। क्या वे जिंदा है? क्या मैंने आज अपनी आंखों के सामने 3 लोगों को मरते देखा है? अभी जो हुआ उसे याद करते ही मेरा दिल कांप गया था। सब कुछ किसी डरावने सपने की भांति प्रतीत हो रहा था। मैं घबराते हुए लड़की के पास पहुंचा। अब तो उसकी परछाई से भी खौफ होने लगा था। फिर भी पता नहीं क्यों मैं उसके नजदीक पहुंच गया। मैंने घबराते हुए उसे देखा। आह, आप ठीक तो हैं? लड़खड़ाती जुबान से मैंने कहा, किंतु उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर कांपते दिल से मैंने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। उसके कंधे को छुआ भर था कि वह एक झटके से पलट गई और मेरी कलाई थाम ली। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मेरी कलाई की हड्डी तक कड़कड़ाने लगी। आह अम्मा, अरे मेरी माँ, आह अरे मैं हूं, हम अभी साथ थे, मैंने तुम्हें बचाया था, आह। मैं दर्द और दहशत से बिलबिलाया तो उसकी पकड़ एकदम ढीली हो गई और वह पुनः निठाल हो गई। मैं घबराकर जितनी तेजी से हो सका उतनी तेजी से पीछे हटा। पीछे हटते ही दीवार का एक उभरा हुआ कोना मेरे सिर से जा टकराया और आंखों के आगे अंधेरा छा गया।